4 दिन की कहकर गया था और आज 5वां दिन बीत गया, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लौटा जयपाल। जयपाल के पिताजी चिंतातुर हो उठे और सुबह शाम स्टेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कभी वे बस स्टैंड की तरफ भागते तो कभी रेलवे स्टेशन की तरफ। इधर गांव में बापू की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई। उनका बुखार तेज होता गया, खांसी बढ़ती गई। जब पाँव की चमक रह रहकर दर्द उठना बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वे घबराने लगते। पिछले 2 दिनों से उनका खाना पीना भी छूट गया। कमजोरी ज़्यादा बढ़ गई, आंखें बिल्कुल भीतर धंस गईं। अब उनसे खड़ा होना भी मुश्किल था। तो किशोरी ने बड़ी जिज्जी को बुलवाने का प्रबंध किया। दवा दारू का कतई कोई असर नहीं पड़ रहा था। बुखार उतरता नहीं दिखा। यहाँ के बड़े डॉक्टर सहारिया को बुलवाया। यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर सहारिया को बुलवाया। उनकी दवा से बुखार जरूर उतर गया, लेकिन हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब उनके मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाना धीरे धीरे थमता जा रहा था। वे धीमी आवाज़ में बहुत थोड़ा सा बोल पाते। उनके टूटे फूटे बोल बाई साहब समझ लेती। जब उनकी चमक बर्दाश्त से बाहर बढ़ती तो वे सहन करने की कोशिश करते। इस प्रक्रिया में उनका मुंह लाल पड़ जाता। उनकी ऐसी हालत देखकर बाई साहब किशोरी घबरा उठती। किशोरी ने जिज्जी को आवाज़ दी, रमा जिज्जी जल्दी आओ, बापू की आंखें कैसे ऊपर को चढ़ रहीं। वे कुछ बताना चाहते, लेकिन गले में गो गो की आवाज़ के सिवाय कुछ भी नहीं आ रहा था। गो गो की आवाज़ के सिवाय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रुक रुक कर टूटती आवाज़ में छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते मुश्किल से बता पाए, तैने बड़ी सेवा करी मेरी, मैंने तो आराम नहीं दो, हमें माफ़ करियो किशोरी की अम्मा। पूरी ताकत से हाथ उठाने की कोशिश के बावजूद भी उनके हाथ नहीं जुड़ पाए, तो उन्होंने रमा जिज्जी को इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश की। उनकी आंखों की कोरों से आंसू टपकने लगे। किशोरी और रमा जिज्जी समेत बाई साहब उनकी हालत देखकर रो पड़ी। बापू ने एक बार फिर से रमा जिज्जी की आंख के इशारों से कुछ समझाने की कोशिश की। इसका मतलब था, ध्यान रखियो जाको, जा में ज़्यादा अक्ल नहीं है। भाई साहब ने उनकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथ में थाम लिया। किशोरी ने विजनंदन को बगल वाले वैद्य को बुलाने दौड़ा दिया। ऐन उसी वक्त उनकी आखिरी सांस उखड़ने लगी। जब तक किशोरी ब्रजनंदन को बाहर भेज कर लौटी, बापू की आंखें मूंद चुकी थी। पत्नी की हथेलियों में सिमटे हाथ लुढ़क गए। ओ मत आई रे! अचानक दर्द का एक भयानक थपेड़ा आया और वहाँ बैठे 3 लोगों की भयानक चीखें निकल पड़ी, जिससे आसपास का माहौल थर्रा उठा। हे भगवान, जो का होएगो अचानक। आंखों से झरते आंसुओं को कितना ही पोंछ डालो, वे दुगने बेग से उमड़ने लगते हैं। ओ बापू रे! करुण क्रंदन की चीत्कार में पल भर में खबर चारों ओर फैल गई। जो भी सुनता दौड़ा चला आता। आखिर कौन सी बीमारी थी जो बापू महीने भर के भीतर ही चल बसे। कितने मुंह उतनी बातें, तभी किसी का ध्यान जयपाल के ना होने पर गया। अरे दामाद नहीं दिखाई दे रहे, कितने हैं वे? अरे कऊ ने खबर कर दई कि नाय? असंख्य लोगों के बीच उठती गिरती आवाज़ों का शोर फैलता जा रहा था। भीड़ में से उठती आवाज़ों के बीच विजनंदन ने खबर जोड़ी। खबर भेज दई सासरे, लेकिन लाला जी तो बाहर गए दुकान को माल भरावे, वे हैं ही नाय। बापू की मौत की खबर उस गांव ही नहीं, आन गांव तक फैलती गई। जो जहां से सुनता बापू की देहरी पर चला आता। दूर दराज से आते लोगों का हुजूम इतना बढ़ गया कि पूरी बखरी, दोनों बेड के बाहर वाली खुली दुकान, दोनों बड़े दालान सब भर गए। यहाँ तक कि कंडों वाली कुठरिया तक लोग बैठते गए, फिर भी जमाम बाड़ा थमता नहीं दिखा। सो विजनंदन ने तुरंत ढुरऊ बखरी साफ करके वहीं कुछ बोरे बिछाए गए। बखरी के बाईं तरफ बनी घिनौची के किनारे नाली तक भी कुछ लोग उकड़ू बैठे थे। भीड़ ही भीड़, आवाज़ें ही आवाज़ें, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा था। किशोरी के सीने में बेचैनी लगातार सुलगती जा रही थी। वे अभी तक क्यों नहीं लौटे? सब इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। किस किस को कैसे समझाया जाए? तभी दुबे जी का बड़ा लड़का भीड़ में से चिल्ला उठा, रमा जिज्जी को बड़ो मोड़ा लल्लू तो है, संभाल ले ये सब कारज। आंसू भरी आंखों से किशोरी जहाँ भी देखती धुंध ही धुंध नजर आती। पास वाली कक्की की बहू ने किशोरी को हाथ में लस्सी भरा गिलास थमाया। पी लो बिन्नू, धीरज धरो, अपने हाथ में कछु नहीं है, जो सब भाग्य को लिखो बदो होत सो होय के राहत। पी लो मेरी बिटिया, 2 घूंट पी लो। उनके पुचकारते बोल से किशोरी के तपते सीने में ठंडक पहुंची। फिर वे भाई साहब की तरफ हिरने लगी, जिनका सिर रमा जिज्जी ने अपनी गोद में टिकाए थी।
लेकिन उनकी खाली आंखें कहीं शून्य में अटकी थी। अचानक आवाज़ें सुनाई पड़ी, बापू साहब अमर रहे, पंडित जी जिंदाबाद, राम नाम सत्य है। सुनते ही घर से एक जोरदार रुलाई फूट पड़ी। लगा जैसे पेट में जमा लावा पूरी ताकत से बाहर फेंक जाएगा। कौन देगा अब हमारा साथ? कितने अकेले पड़ गए हम। रहकर बाबू की असंख्य छवियां बनने लगी। यादों की किरची के बीच पड़े जतन से चलती किशोरी के पैर बार बार लहू लुहान हो उठते। बैठक में बैठे चश्मा लगाए हिसाब किताब में डूबे बापू, भाई साहब को डांटते डपटते बापू, बच्चों को दुलारते बापू, स्कूल में हेड मास्टर साहब बने बच्चों को ललकारते बापू, ध्यान से पढ़ाते बापू। उसे याद आया बापू भाई साहब बस शुक्लाइन का साथ लेकर उसे याद आया बापू भाई साहब बस शुक्लाइन को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर गए और इसी बीच मुन्ना बीमार पड़ गया। किससे क्या कहें, ये सोचकर ससुराल खबर ही नहीं भिजवाई, क्योंकि पता था कि जयपाल मियादी बुखार में पड़े हैं। तब उसने फटाफट बापू के हरिद्वार वाले पते पर तार किया और वहीं से उन्होंने डॉक्टर को तार भेजा और उसी दिन से डॉक्टर साहब रोज़ सुबह शाम बच्चे को देखने आने लगे। स्कूल में एडमिशन कराकर मुन्ना को गरम गरम जलेबियाँ खिलाकर नई ड्रेस, नई किताबें, कॉपी, नए बस्ते खरीदने वाले बापू, बच्ची के कान छिदवाने के बाद उसके लिए मनपसंद गुड़िया खरीदवाते बापू, घंटों मुन्ना के साथ लेटे लेटे उसे किस्सा कहानी सुनाते बापू, अपने घुटने मोड़कर लड़की को पैरों पर झुलाते बापू, बच्चे की नाक से नाक मिलाकर प्यार उड़ेलते हंसते खिलखिलाते बापू। अनायास यादों के पुलिंदे एक एक करके खुलने लगे। अंदर जमा तनाव बूंद बूंद मोम की तरह पिघलता जा रहा था। हमारा कोई सरपरस्त नहीं रहा। इन्हें तो सास ससुर ही हर वक्त जकड़े रहते हैं। मुश्किल 4 कदम चलकर मेरे पास आते ही, मगर ऐन वक्त पर न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि अब इन्हें कोई पीछे से खींच रहा हो। ससुराल आज भी मेरे लिए ऐसा अवैध किला है जहाँ पांव टिकाकर अपने बूते खड़ा हो पाना तक मुश्किल है। सेंध लगाकर भीतर घुस पाना तो टेढ़ी खीर है। जितनी तेजी से बार बार आंसू भरते उतनी बार वह पानी पीकर उन्हें भीतर धकेलने की कोशिश करती। बेचैनी और उथल पुथल की इस जबरदस्त खौलन को वह कहाँ फेंक दे, क्या कर डाले इस जीवन का जिस पर कोई जोर नहीं चलता। कितनी विवश, निहत्ती और अकेली पड़ गई हूँ आज। पति के यहाँ रहने न रहने का लगातार चलता सिलसिला एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बन गया है जिसमें किसी की भी हार जीत का अब कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन अजीब बात है कि तीनों ही प्राणी इसमें घिसट रहे हैं बरसों से। इतनी जमीन जायदाद संभालने वाला कोई नहीं दिखता। बापू की छत्र छाया के न रहने पर कैसे क्या होगा। गांव में कितने लोगों से बापू की ठनी रहती थी। क्या वही लोग आज प्रतिद्वंदी बनकर मैदान खाली पाकर एकदम शेर की तरह दहाड़ेंगे? नहीं, पिछली बातों का बदला लेने के लिए पैने सिंह दिखा दिखा कर हमें डराएंगे धमकाएंगे? नहीं, ये तो इतने सीधे साधे हैं, कैसे क्या जान पाएंगे गांव की भीतर रहती चालें। तभी मुन्ना किशोरी की गोदी में आकर बैठ गया। उसके आंसुओं को पोंछने लगा। उसने उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया और फिर से रुलाई फूट पड़ी। तीर्थ यात्रा से कितनी सुंदर घोड़ा गाड़ी लाए थे बापू। वह कितने चाव से उनसे खेलता था, वह कितने चाव से उसके साथ खेलता था। क्या ये ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है? सचमुच भरोसा नहीं होता। सपने में भी नहीं सोचा था इतना काया पलट हो जाएगा। बापू की मौत के बाद जहाँ गांव वाले इस खुशफहमी में मगन थे कि चलो अब अच्छा रहा, जल्दी ही इनका दाना पानी उठ जाएगा यहाँ से और ख़त्म समझो अब बापू का ख़ानदान। क्या समझ रखा था बुढ़े ने हमें? जिसे देखो वही बापू की ढबली बचाता फिर रहा है। अब अकेली किशोरी क्या कर पाएगी और उसका वो गऊ छाप दामाद, वो क्या जाने खेती बाड़ी। बहुत सयाने थे बापू। जिस पर अपना रोब गांठ दिया, जिस किसी बच्चे को ऊपर हाथ उठा दिया, उसे स्कूल में सबके सामने मुर्गा बना दिया। जिसने भी पलट कर शिकायत करने की हिम्मत की उसी वक्त लताड़ने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में एकदम कमज़ोर है, जब कुछ पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो डांट खानी ही पड़ेगी उसे। अरे इतना मोह है तो मत भेजो स्कूल, बिठा लो अपने घर, कौन रोकत है। झाड़ खाकर फिर कोई नहीं बोल पाता। चमरौटी के 4-6 घर, लोधियों के 10-1, पंडित बनियों के
20 एक घरों पर खूब पकड़ थी उनकी। वे सभी के अधूरे सरकारी गैर सरकारी काम मुस्तैदी से निपटाने में अपनी जान लड़ा देते, चाहे वो मामला ज़मीन जायदाद से जुड़ा हो, कोर्ट कचहरी, भाई बंधुओं के बीच मनमुटाव वाला हो। बापू का दबदबा सब पर था। लड़की की शादी में तो वे एड़ी चोटी की ताकत झोंक देते, लेकिन खुद कभी एक और खाना तक नहीं खाते। यह उनके उसूलों की बात थी। रघुवीरा मोची से उनकी गाड़ी छनती थी। दोनों मिलकर घंटों राधा कृष्ण प्रेम के सवैये रचा करते, तुकबंदियाँ करते करते गुनगुनाने लगते और फिर उन गीतों की छोटी छोटी पुस्तकें छपवाते जिन्हें कार्तिक स्नान पर्व पर स्त्रियाँ बड़े चाव से गाती और कृष्ण बने लड़के के छेड़ने पर वे पोथी पढ़ पढ़ कर बाँचती जाती। लेकिन अब तो यहाँ उल्टा चक्का घूम गया। ये दामाद तो बापू से भी एकदम आगे निकला। आज के गांव में तो अब नई नई बातें सुनाई पड़ने लगी। जिसे देखो वही बड़े ताज्जुब से जयपाल की खेती किसानी की नई तरकीबों को गौर से देखता, सुनता और मन महसूस कर रह जाता। जयपाल ने सबसे पहले खेत पर बने हुए कुएं की बोरिंग कराई, फिर बिजली का कनेक्शन लिया जिसमें सिंचाई की ढंग से व्यवस्था हो सके। खेत पर 2 कमरे बनवाए जिसमें रात बिरात ज़रूरत पड़ने पर कोई ना कोई आदमी वहाँ पहरेदारी करने जाए तो सुविधा अनुसार वहीं सो भी सके। वे शहर से तरह तरह की खाद के नमूने लाते, फेर बदल कर फसल की बुआई कराते। मल वाली खाद का इस्तेमाल पहली बार किया गया और परिणाम वाकई चमत्कार रहे। फलों और साग सब्जियों में लौकी, तुरई, भिंडी, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, खरबूजा, खीरा, फूट, ककड़ी की इतनी पैदावार हुई कि सारा गांव चकरा गया। उस साल मटर की ज़बरदस्त पैदावार हुई। गाड़ियाँ भर भर मटर घर आती, फिर देर रात तक तौला जाता। मटर से पूरी बखरी भर जाती, यहाँ तक कि नालियों का मुंह कपड़े से मूंदना पड़ता। फिर सबको ट्रकों पर लाद कर वे कानपुर भिजवाते। सब्जियों की सप्लाई भी पास के शहरों में होती। प्याज, आलू, मटर से भरे बोरों के मुंह सिलने का काम बिजनंदन का था, वही कानपुर जाता। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम बातें किताबें पढ़ पढ़ कर सीखते और मौसम पलटने पर किसी नई चीज़ की बुआई करते। फसली कीड़ों की दवाई भी उन्हें खूब परखती। वे हर फसल के लिए अलग अलग तरकीबें सोचकर नई विधियों से अपनाते। इस तरह नए प्रयोगों को नए ढंग से इस्तेमाल करके बेताज किसान निकले। एक आध बार किशोरी ने टोका भी, अब एकदम से इतना सम्मत फैलाओ वरना गांव वाले जल भून के राख हो जाएं। पता नहीं वे क्या सोच बैठे। बापू कौन सी खजानो छोड़ गए जो इतने पैसा खुले हाथन से खर्च कर रहे हो। अच्छा ऐसी बात है, कहकर वे हंसने लगे। फिर मजाक के मूड में बोले, हमारा क्या है, सब कुछ तो तुम्हारा है, मालकिन तो तुम ही हो। क्यों महारानी साहिबा। उनके हंसने का ढंग लाजवाब था और उन्हें खूब जोर से बेतकल्लुफ़ी से हंसते देख किशोरी का सीना गर्व से हुलसने लगता। किशोरी ने पहली बार इस सच्चाई को जाना कि ढंग से रहने, खाने पीने, पढ़ने लिखने और जीने में कितना नया अर्थ भरने लगता है ज़िंदगी में। वे हर बात के रेसे रेसे खोलकर समझाने बैठ जाते। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए रात में रोशनी का इंतजाम किया गया। स्कूल व ट्यूशन की पढ़ाई वे रोज़ रात को चेक करते। वह उन्हीं के साथ का असर था कि किशोरी धीरे धीरे सहराती जुबान में बात करना सीख गई। जयपाल के निर्देश के तुम खड़ी बोली में बोलोगी तभी बच्चे सीख पाएंगे, इसलिए तुम खड़ी बोली में ही बात किया करो। इसके बावजूद जब कभी वह खड़ी बोली में बतियाने की कोशिश करती, थोड़ी देर बाद ही गांव की बोली जबान पर आ जाती तो वह मिली जुली भाषा में बतियाती थी। पति के सानिध्य में किशोरी को पहली बार इस सच्चाई का भान हुआ कि ज्ञान के कितने सारे झरोखे अभी तक यूं ही बंद पड़े थे, जैसे बरसों से बंद घर के सारे खिड़की दरवाजे अचानक एक साथ खोल दिए गए हों, जैसे सामंतशाही के बाद लोकतंत्र की हवाएं चलने लगी हों। गांव में प्रचलित झाड़ फूंक या देवी उतारने के लिए झाड़ू में स्त्री को पीटना या भूत प्रेत से जुड़े अंधविश्वासों और धार्मिक कर्मकांडों की वे खूब धज्जियाँ उधेड़ते और उनका जमकर मजाक उड़ाते। उनके साथ वह भी विविध भारती के नाटकों को बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगती। हाँ, जीने के गुर सीखती गई वह धीरे धीरे। खाली वक्त मिलता तो किशोरी सिलाई करने लगती। सुई धागों से घंटों बच्चों की फ्राकें सिलते देखकर उन्होंने उसी वक्त खड़े खड़े बिजनंदन को फरमान सुनाया, आज शाम को दुकान पर जाना, घर के लिए तुरंत एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है और अपनी जिज्जी को भी साथ ले जाना, तभी तो ये मशीन चलाने की तरकीब समझ पाएंगी। अरे अबे कौन सी ऐसी ज़रूरत है,
ऊपर से मना करते हुए उसके भीतर खुशियों की फुलझड़ी चमक उठी और हंसते हुए बोली, हम का करें उतर जाए के तुम ही खरीद लाओ। नहीं नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी है। तुम्हारे आए बिना मशीन चलाना सीखोगी तुम कैसी? तुम्हारे जाए बिना तुम मशीन चलाना सीखोगी कैसी? तुम बहुत दिनों से अपने लिए साड़ी वगैरह भी नहीं खरीदी हो, बच्चन के कपड़े भी खरीद लेना। सुनो, संतोषी माँ वाली फिल्म देखने तुम्हारे संगे गई हैं। बच्चे की तरह संकोच भरी जुबान से अनायास दबी इच्छा खुल गई किशोरी की। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।